हाय गाइस, दिस इज शिवम फ्रॉम इंजीनियर समिट और आज हम बात करेंगे गिट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड गिट? हमें गिट की क्यों ज़रूरत है? आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। कुछ भी हम उसमें फीचर्स ऐड करेंगे, अगर कोई भी बग आएगा, उसमें कोई भी एरर आएगी तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। बट अब अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, मान लीजिए उसमें कुछ 4 to 5 फाइल्स हैं जिसमें हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, तब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर कोई बग आएगा तो हम कैसे देखेंगे कि वो फीचर हमने कब ऐड किया था और उसके ऐड करने से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पॉइंट पे गिट हमारी हेल्प करता है। तो आइए अब देखते हैं कि गिट कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक गेम है जिसमें हम डे 1 में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब उस प्रोग्रेस को मैं डे 1 नाम की फ़ाइल से सेव कर दूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट डे पे हम जो प्रोग्रेस करेंगे उसको मैं डे 2 नाम से सेव कर दूंगा। और नेक्स्ट अब क्या होता है कि हमको गेम में एक चॉइस मिलती है। हमसे कहा जाता है कि आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक, अब मैं एक ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, उसको मैं डे 3.1 नाम से सेव कर दूंगा, उस दिन मैंने जो भी प्रोग्रेस करी। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई मेरे को लगा कि अब मुझे ये चॉइस नहीं लेनी चाहिए थी। सो मैं क्या करूँगा, मैं डे 2 की फ़ाइल को लोड करूँगा और सेकेंड ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। अब उस प्रोग्रेस को मैं डे 3.2 के नाम से सेव कर दूँगा। अब मैं इस चॉइस में नेक्स्ट प्रोग्रेस करता हूँ, आगे प्रोग्रेस करता हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि ये चॉइस गलत थी। मैं इसको डे 3.3 के नाम से सेव कर देता हूँ और अपनी प्रीवियस चॉइस 3.1 पे मूव कर जाऊँगा। फिर मुझे फील होता है कि हाँ, कि ये चॉइस सही थी, जिसकी वजह से मैं अब नेक्स्ट डे पे प्रोसीड कर पाया, मैं उस चॉइस में आगे फर्दर इम्प्रूव कर पाया। सो मैं क्या करूँगा, अब उसको डे 4 के नाम से सेव कर। अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल हमने लिया, इसको हम किसी एप्लीकेशन के साथ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे ये हमें हेल्प करेगा। अब मान लीजिए आपने जो एप्लीकेशन बनाई उसका आपने वर्जन 1 अपने यूज़र्स को अवेलेबल करवाया, ठीक है। अब आपको कुछ अच्छा फीडबैक मिला और आपका मन करा कि इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं। सो आपने वर्क किया और नए फीचर्स को एक वर्जन 2 के नाम से रोल आउट कर दिया। आपको उसमें फिर से कुछ अच्छा फीडबैक मिला, कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। सो आप और ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर आपने कुछ नए फीचर्स ऐड करने चालू किए। ठीक, अब आपने सोचा कि इसमें कुछ मैं बग्स, पुराने बग्स जो हैं उनको फिक्स करूं या फिर रिमूव कर दूं। ठीक है, सो आपने क्या किया, एक वर्जन 3.1 बनाया जिसमें आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो और कुछ बग्स को रिमूव कर रहे हो। बट साथ ही आपको कुछ आइडिया आया कि मैं कुछ नए फीचर्स ऐड करूं। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो आप 3.1 में जो बग्स को फिक्स कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आप कुछ नया वर्क कर लें, सब काफ़ी मैसी हो जाएगा। तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए, एक इम्प्रूव्ड वर्क फ्लो लाने के लिए यहाँ पे गिट हमें एक नया फीचर देता है। उस फीचर को बोलते हैं ब्रांच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ब्रांच बनाएंगे। उस ब्रांच में हम उस नए फीचर के ऊपर वर्क करेंगे और जो बग फिक्स का काम है वो हम वर्जन 3.1 में कंप्लीट करके अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर देंगे। अब हम 3.2 पे वर्क कर रहे हैं, ठीक, और वो हमारा टेस्ट जो था वो सक्सेसफुल रहा और हमने एक वर्जन 3.1 अपने यूज़र्स को अवेलेबल करवा दिया। बट क्या हुआ कि कुछ यूज़र्स को वो दिक्कत करने लगा, उनको कुछ इनकन्वीनियंस करने लगा, आपको कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। सो अब आप क्या करोगे, आप अपने यूज़र्स की क्वेरीज को सॉल्व करोगे, उस वर्जन 3.1 में बग्स को देखोगे। टिल दैट टाइम आप क्या करोगे, आप अपने यूज़र्स को जो पिछला वर्जन था 3.1 वो अवेलेबल करवा दोगे, बिकॉज दैट वॉज स्टेबल। ओके, so by the time you are working on fixing the bugs, your users are enjoying the previous version. Now you have fixed the bugs in the version 3.3 and you are now rolling out a new version, that is version 4, which has the new feature, extra feature that you are working on the 3.2 and is also stable. So you will name it as version 4 and create an update for your users. Okay, so this is how Git helps in managing our project. Now I will show you some Git commands that will help us to do so.
These are those git commands which are mostly used. You are free to pause the video to take a good look at them, or you can read the PDF file attached in the description of this video. Okay, now we have seen what all commands we can use on Git, and now I will demonstrate how you're going to use those commands. Okay, so first you need to visit this website. It will be provided to you in the description, and then according to your operating system, download the latest version of Git. Now by that time you are installing this Git on your machine, go to github.com and create your account. If you have already created your account, then sign in. Now after logging into your account, go to the top right corner where you see this add sign and click new repository. So you will be redirected to this page, and here you have to give the name of your repository. So let's say I give it test. So it is available, and here is the option if you want to keep it public or private. So I will keep it public and create. Okay, so now we have created a new repository, but it does not contain any file. So let's see how we are going to add our files on GitHub. For that, we will create a new folder. I have already created a folder and I have already placed two files in it. First is index.html and second is style.css. So now what we are going to do, if you have installed the Git in your machine, you just need to right click it, then select git bash here. This will open a terminal for you. Okay, as you can see the name of the folder, so it already has the path where our files are stored. Now what we are going to do, we are going to write the commands to verify our email ID and account name. So the first command is git config. You need to write the name of your account exactly as you have mentioned while creating the account. Okay, you need to be mindful of the capital case, uppercase and lowercase. Now we have stored our account name. Now we are going to enter our email ID. So then again git config. Okay, so now both our account and email ID are stored, and next we are going to initialize our folder. Okay, after initializing it, it will convert into a repository. So git init. Now as you can see, initialized empty git repository in this path. Okay, now we are going to add all the files that we are going to upload to the repository. So we will write git add and full stop. Okay, what this does, it adds all the files that we have in our folder. If you want to upload a particular file, you just need to mention its name. Okay, now we are going to commit the changes that we have made, but first let's see what is the status. So as you can see, after adding on branch master, there are no commits yet, and what are the changes to be committed? These are the files. Okay, now we are going to commit the changes. So git commit -m means we are writing some message. So I will write adding all the files. Okay, now we have committed all the changes.
So what we are going to do now, we are going to create a branch. So git branch minus capital M, then main. Okay, now we have created a branch, and now we are going to tell the system what is the exact location. Okay, so how we are going to do it? We will go to this page and copy this link. Okay, now we will write git remote add origin, then the okay, so now we have added the link. It is not GTI but git. Okay, so now we have specified the location, and all we need to do is just push our code. Now we need to do git push -u origin main. Okay, main is the branch where we are pushing. So okay, after you have to write this command only once. From the next time you just need to write git push. Okay, so now it is and it is completed. Okay, so this is how you push a code to GitHub, and now we just need to refresh this page. Okay, so here you can see both the files are added, and here is the comment. Okay, now we are going to see what is git log. So git log tells us the commit ID we have used to add new files to the repository. Next we have git status. Previously we checked what is the status of our repository, so it was showing that no changes were committed. Now as you can see, your branch, it shows your branch is up to the date. Okay, and there are nothing to commit in the branch. Now we have seen how we can push our code on GitHub. Next we are going to see what is git clone. Okay, so as the name suggests, git clone help us to clone a repository. So what we are going to do, we are going to create a new folder. Let's name it test, and we will git bash here. Okay, now we will go and copy the link. So as from in this tab, code tab, you can see the link of the repository. So we are going to copy this, then write git clone and paste the link. Okay, so from this we have cloned the repository, and we are going to see if there is something in the file. Yes, there is a folder, and yes, we got our files in it. So this was git clone. You can do this with any repository, not yours but any other developers. Now we are going to see how to fork a repository. So forking repository means you can clone the repository of any other developer. So here I have this developer and I want to fork, let's say, this repository. Now I am going to click here, so it will ask me where I have to fork this. So I will select my account, and as you can see, it is forked. Okay guys, so this was Git and GitHub. So thank you for watching our video. Please do like and share this video and subscribe to our channel.